आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे ईश्वरन द स्टोरी टेलर का. ओके, लेट्स स्टार्ट. When he was narrating even the smallest of the incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into an account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on a highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tale uncritically. So, when he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. लाइन का मतलब है कि जब वो एक इवेंट को या एक इंसिडेंट को सुना रहा होता था यानी नरेट कर रहा होता था तो वो सस्पेंस में बात करने की कोशिश करता था और हर चीज में एक सरप्राइज एंडिंग रखता था कि अगर उसने ये भी कहा है कि मैं चल रहा था तो उसको पूरा सस्पेंसफुली बोलता था. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, मतलब ऐसा कहने की जगह कि वो एक अपरूटेड ट्री क्या होता है जिस ट्री की कभी कभार नहीं होता कि बहुत ज्यादा आंधी आ जाती है तो पूरे रूट्स के साथ निकल के ट्री सड़क पे या हाईवे पे पड़ा होता है, मतलब पूरा ही उखड़ा हुआ. He would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture. मतलब वो सिर्फ कहता नहीं था, अपनी बॉडी लैंग्वेज में भी वो दिखाता था. तो जैसे अगर अपने एक्सप्रेशंस को मोल्ड करता था, मोल्ड मतलब उसके आधारित खुद को एडजस्ट कर लेता था, तो पूरा आईब्रो चढ़ा बढ़ा के और हाथ ऐसे ड्रामेटिक जेस्चर दिखाने के लिए फिर बोलता था The road was deserted and I was all alone. मतलब एक सुनसान सा रास्ता था और मैं अकेला था पूरा, मतलब सुनसान रास्ते में मैं अकेला चल रहा था. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. तो बोलता है कि अचानक से मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बुशी बीस्ट यानी बुशी एज इन बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ज्यादा जंगली बीस्ट यानी बीस्ट इज यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. बीस्ट मतलब जानवर, तो जंगली जानवर वाज लाइंग देयर मतलब वहां पे पड़ा हुआ था. एंड स्प्रॉल्ड मीन्स जब आप अपने हाथ और पैरों को कैसे भी फैला के बैठ जाते हो या फिर लेट जाते हो. सो लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, तो इनॉर्मस बुशी बीस्ट लाइंग स्प्रॉल्ड मतलब कि बहुत बड़ा जंगली जानवर अपने हाथ पैरों को अजीब तरीके से फैला के लेटा हुआ हो रोड पे. I was half inclined to turn and go back. मतलब मेरा आधा मन मान चुका था कि मुझे पीछे मुड़ के वापस चले जाना चाहिए. But as I came close, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. पर जैसे मैं पास पहुंचा, मेरे को पता चला कि वो एक ट्री था, मतलब पेड़ था जो गिरा हुआ था और उसकी जो ब्रांचेस थी जैसे ट्री गिर जाता तो ऑब्वियसली मर जाता है, तो उसकी जो ब्रांचेस होती है वो सब सूख वूख जाती है. तो इट वॉज अ फॉलन ट्री विद द ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट. महेंद्र, जिसको वो कहानी सुना रहा होता है, he would stretch himself back in his canvas chair and listen to ईश्वरन्स tale uncritically. तो महेंद्र भी पूरा सीरियसनेस के साथ और पूरा इन्वॉल्व होकर स्टोरी सुनता था और अपने आप को पूरा आराम से ऐसे बैठा के स्टोरी सुनता था अनक्रिटिकली, मतलब कंप्लेन करे बिना. जब कोई स्टोरी सुना रहा होता है तो आपको भी जो लिसनर है उसको भी अनक्रिटिकल होना चाहिए कि ये नहीं है कि मैंने इतने अच्छे से स्टोरी सुना और तुमने बोला अरे पेड़ ही तो था. नहीं, उसको एंजॉय करना चाहिए, मतलब अनक्रिटिकली सुनना चाहिए, तभी स्टोरी सुनाने वाले को भी मजा आता है. सो
इस पैराग्राफ में बेसिकली क्या था, हमें बताया कि ईश्वरन नरेट कैसे करता था। ईश्वरन छोटे से इंसिडेंट को भी नरेट करते हुए पूरा सस्पेंस में बोलने की कोशिश करता था और इसमें एक सरप्राइज एंडिंग रखता था, पूरा अपनी बॉडी को सूटेबली जेस्चर वगैरह से पूरा ड्रामेटिक इफेक्ट देता था और अच्छे से वर्डिंग्स को फॉर्म करता था। एंड महेंद्र उस टाइम पूरा अपने आप को इन्वॉल्व करके स्टोरी को अनक्रिटिकली सुनता था। The place I come from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is a richly wooded forest all around. The logs are hauled to the lorries by elephants. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even the most experienced Mahat is not able to control them. After this prologue, Ishwaran will launch into an elaborate anecdote involving an elephant. So, the place I come from is famous for timber, means जहाँ से मैं आता हूँ वो जगह timber के लिए famous है. There is a richly wooded forest all around. So basically जहाँ वो है situated, उसके around timber के forests हैं. The logs are hauled मतलब on the lorries by elephant. Hauled मतलब force से drag करना, ठीक है. एंड लॉरीज मतलब एक ऐसा बहुत एक ना व्हीकल होता है बहुत हैवी सा, एक ट्रक टाइप जिसपे गुड्स ट्रांसपोर्ट करता है. तो वहां पे एलिफेंट्स पे लॉग्स, जो टिम्बर की लॉग्स होती हैं उसको लादा जाता है, कह सकते हैं. दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, मतलब काफी ह्यूज होते हैं वो, अच्छे से खाए पिए से होते हैं. एंड बीस्ट फिर से जानवर होता है. When they turn wild, even the most experienced Mahout is not able to control them. So when they turn wild, मतलब जब वो थोड़ा सा भी गुस्से में आ जाते हैं या फिर अपना आपा खो देते हैं जो कहते हैं, तब even the most experienced Mahout, मतलब जो महात एक ऐसा इंसान होता है जो एलिफेंट्स पे जो राइड करवाते हैं या एलिफेंट्स को जो टेम करते हैं उन लोगों को महात बोलता है. तो होता है कि जब एलिफेंट्स वाइल्ड हो जाते हैं तब जब मोस्ट एक्सपीरियंस महात होता है वो भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता. एंड आफ्टर दिस प्रोलॉग, मतलब इट्स बेसिकली जैसे होता है ना, कभी कभार आप मूवीज देखते हो तो कोई इंसिडेंट होने के बाद ना एक बहुत ही अच्छा एक ना म्यूजिक बजता है, कभी कभार सस्पिशियस सा लगता है, कभी कभार डरावना सा लगता है. सो वैसे ही ये एक ड्रामेटिक पॉज लेता है ईश्वरन, या ड्रामेटिक म्यूजिक देने की कोशिश करता है. ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote to involving an elephant. एनेक्डोट मतलब एक छोटी सी स्टोरी एक रियल इंसिडेंट के बारे में या फिर एक रियल पर्सन के बारे में. सो ईश्वरन एक असली स्टोरी सुनाता है एक एलिफेंट जिसमें होता है, जिस स्टोरी का पार्ट होता है. सो इट गोज लाइक वन डे अ टस्कर मीन्स एलिफेंट escaped from the timber yard and began to roam around. मतलब एक एलिफेंट था और जो टिम्बर यार्ड था जहाँ पे एलिफेंट्स को काम करवाते थे, वहां से वो एस्केप होके बाहर आया और यहाँ वहां घूमने लगा. स्टैम्पिंग ऑन बुशेस, स्टैम्पिंग मतलब व्हेन यू लाइक अपना पैर पटकना जो होता है, तो स्टैम्पिंग ऑन बुशेस मतलब बुशेस पे से उसको पूरा क्रम्पल कर देना. टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स एंड ब्रेकिंग द ब्रांचेस एट विल्स, मतलब पूरा ही तोड़ फोड़ करने का, कि एलिफेंट जैसे गुस्से में भाग के आया हो ना वैसे, तो पूरा बुशेस पे चढ़ जाना और क्रीपर्स को फाड़ वाड़ देना और ब्रांचेस तोड़ देना, ये सब कर रहा था. सो इस पूरे पैराग्राफ में बेसिकली क्या है कि ईश्वरन ने स्टोरी बिगिन करी बताते हुए कि मैं ना एक ऐसी जगह से आया हूँ जहाँ पे टिम्बर बहुत फेमस है. वहाँ पे हर जगह ना फॉरेस्ट होता है और जो फॉरेस्ट जो टिम्बर के ब्लॉग्स होते हैं उसको ट्रक पे एलिफेंट्स लेके जाते हैं.
और एलिफेंट्स कैसे दिखते हैं उसने फिर ये एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज वेल फेड बीस्ट की तरह होता है, और जब वो गुस्से में होते हैं तो इवन एक्सपीरियंस्ड माहौत कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ये बताने के बाद ईश्वरन ने अपनी स्टोरी स्टार्ट करी। उसने बोला कि एक दिन एक एलिफेंट टिम्बर यार्ड से भागकर सड़क पर यहाँ वहां गुस्से में घूमने लगा, बुशेस पे चढ़ने लगा, वाइल्ड क्रीपर्स को टीयर अप करने लगा और ब्रांचेस तोड़ने लगा जानबूझ के। Okay, the next slide says, you know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story, he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks, he would continue. It came into the main road, and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter-skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the walls. So, it starts by saying, you know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? तो ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि आपको पता है जब एलिफेंट मैड मतलब गुस्से में या पागल हो जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। ईश्वरन ना बेसिकली अपनी ही स्टोरी में इतना खो जाता था कि वो खुद को एक्सप्रेस करने में ना पूरे एफर्ट्स लगाता था। तो एम्यूलेशन मतलब बेसिकली एक इमिटेशन नहीं होता कि जैसे कभी कभार आपस में फ्रेंड्स भी गेम खेलते हैं कि इसकी नकल कर उसकी नकल कर, वैसे ही वो एक पागल हाथी की नकल कर रहा था। तो जब वो स्टोरी सुना रहा था तो फ्लोर पे खड़ा हो गया और यहाँ वो अपने पैर पटकने लगा एक पागल हाथी की एक्टिंग करने के लिए। उसने बोला कि द एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैचस्टिक्स। तो क्या बोला कि वो शहर के बाहरी एरिया में आ चुका था एलिफेंट, और फेंसेस को ऐसे तोड़ा था जैसे माचिस की तिलियां। फिर उसने बोला वो मेन रोड पे आया, उसने सारे स्टॉल्स जो थे जो कि फ्रूट्स या फिर मिट्टी के पॉट्स या फिर कपड़े थे वो सब तोड़ दिए। People ran like helter-skelter in panic. Helter-skelter का मतलब होता है कि पूरा ही confusion में भागने लगे लोग क्योंकि panic कर रहे थे obviously. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through a brick wall. तो अब क्या हुआ है कि वो elephant एक स्कूल के ग्राउंड में एंटर हो गया दीवार तोड़ के, लाइक ईंट की दीवार तोड़ के अंदर आया है और जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे उस स्कूल ग्राउंड में एंटर हो गया। सो इस पैराग्राफ में वो बताता है, सबसे पहले वो महेंद्र को समझाता है कि पागल हाथी बिहेव कैसे करता है। तो स्टोरी सुनाते सुनाते वो खुद ही उठ जाता है, पागल हाथी की एक्टिंग करता है। फिर बताता है कि वो सबसे पहले टाउन में आया और उसने फेंसेस तोड़ दिए बहुत आसानी से जैसे वो माचिस की तीलियां हो। उसके बाद वो मेन रोड पे आया और उसने स्टॉल्स तोड़ दिए और पूरा फ्रूट्स वगैरह कपड़े वगैरह सब स्मैश कर दिया। फिर क्योंकि ऑब्वियसली एक पागल हाथी अगर आएगा तो लोग कंफ्यूजन में पैनिक में यहाँ वहाँ भागेंगे। उसके बाद उसने जो हाथी था वो दीवार तोड़ के एक स्कूल ग्राउंड पे आया जहाँ पे बच्चे ऑलरेडी खेल रहे थे। आगे बढ़ते हैं। All the boys ran in the classroom and shut the door tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goalpost, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum kept for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. There was not a soul below on ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. So इसमें काफी सारी चीजें हो रही हैं। इसमें बेसिकली बता रहे हैं कि लोगों का रिएक्शन कैसा था जब वो एलिफेंट टाउन में एंटर हुआ। All the boys ran into the classroom and shut the door tight. मतलब सारे जो लड़के थे बच्चे थे वो क्लासरूम्स में गए और गेट सबने लॉक कर लिया। The beast grunted and wandered about. तो
जो हाथी था वो थोड़ी सी आवाजें निकाल निकाल के यहाँ वहां घूमने लगा। और उसने घूमते हुए क्या किया, उसने फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ दिया, उसने वॉलीबॉल का नेट फाड़ दिया, और उसने जिस ड्रम में पानी रखा था उसको मार मार के एकदम फ्लैट कर दिया। उसने स्ट्रब्स उखाड़ दिए, मतलब लाइक जड़ से उखाड़ दी। और सारे इस समय जब तक वो हाथी ये सब कर रहा था, सारे टीचर्स जो थे, लाइक मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। तो टीचर्स सारे स्कूल की छत पे यानी स्कूल के टेरेस पे चढ़ गए थे। From there they helplessly watched the depredations of the elephants. मतलब वहां से वो depredations मतलब अटैक या फिर प्लंडरिंग अटैक बेसिकली। सो वहां से वो एलिफेंट का अटैक देख रहे थे। और ग्राउंड पे एक भी इंसान नहीं था। सिंगल सोल मीन्स एक भी इंसान नहीं था जो ग्राउंड पे नीचे हो। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, जैसे कि the streets were empty as if inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। मतलब इतना सुनसान था हर जगह जैसे वहां कोई रहता ही नहीं हो। वहां पे जो रहने वाले लोग थे वो अचानक से गायब हो गए। तो वो क्या बता रहे कि जैसे ही एलिफेंट स्कूल में आया तो सबसे पहले सारे बच्चों ने क्लासरूम्स में भाग के गए और गेट बंद कर दिया, सबने लॉक कर लिया। और जब एलिफेंट वॉलीबॉल नेट फाड़ रहा था या फिर जब यहाँ वहाँ घूमते हुए फुटबॉल का गोल पोस्ट उखाड़ा था, श्रब्स उखाड़ा था या फिर ड्रम को एकदम फ्लैट कर रहा था गुस्से में, तब सारे टीचर्स टेरेस पे चढ़ गए थे और उसको वो करते हुए देख रहे थे कि वो और कुछ कर ही नहीं सकते थे। एक और चीज हमने नोटिस करी कि ग्राउंड पे कोई नहीं था और पूरे स्ट्रीट्स पे कोई नहीं था, जैसे कि उस वहां पे कोई रहता ही नहीं हो। So inhabitants of the entire town had suddenly disappeared। मतलब इतना ज्यादा डरा दिया था लोगों ने उस एलिफेंट, मतलब लोगों को उस एलिफेंट ने, कि सब लोग एकदम ही छुप से गए थे, किसी को कुछ समझ भी नहीं आया था। तो सब एक ना एक जगह छुप के बैठ गए थे और ऐसा लग रहा था अगर कोई स्ट्रीट्स पे जाता कि वहां पे कोई अचानक से, जो वहां पे सारे लोग रहते थे वो अचानक से गायब हो गए। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me, and suddenly I grabbed a cane from the hands of one of my teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized from the near housetops. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved towards it and, mustering all my force, whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment. Then it shivered from the head to foot and collapsed. I was studying in the junior class at that time, means जब ये सब हो रहा था तब मैं junior class में था, and was watching the whole drama from the rooftop। और मैं भी छत से ये सब देख रहा था, लाइक जो भी हाथी कर रहा था। I don't know what came over me suddenly, और मुझे पता नहीं मुझे अचानक से क्या हुआ। I grabbed a cane from hands of one of my teachers। मतलब जैसे जो टीचर्स होते थे ना, वो तब एक केन जैसे स्केल होता है वैसे एक स्टिक टाइप अपने हाथ में रखते थे यूजुअली। सो उसने एक टीचर के हाथ से वो लिया और सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे चला गया जहाँ पे हाथी था। द एलिफेंट ग्रंटेड, मतलब उसने आवाज निकाली, एंड menacingly मतलब थ्रेटनिंगली उसकी तरफ आने लगा। सॉरी, आने नहीं लगा, उसने एक ट्री की ब्रांच घुमा के फेंकी जो उसके ट्रंक में थी, मतलब उसने जैसा जिसको अपने ट्रंक से पकड़ रखा था। It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust। और वो जो पैर पटक रहा था ना तो काफी ज्यादा धूल और मिट्टी उड़ रही थी। It looked frightening, और बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था, लाइक सच में डरावना लग रहा था। But I moved slowly towards it, stick in hand।
पर मैं धीरे धीरे उसके सामने गया और मेरे हाथ में अभी भी वो स्टिक है। People were watching the scene hypnotized from nearby housetops. और लोग बस देख रहे थे, जैसे किसी ने hypnotize कर रखा हो, बस देख रहे थे, लाइक अपने अपने घर के छतों से। ये सीन क्या बताता है कि एक छोटा बच्चा जो जूनियर क्लास में है, वो एक स्टिक लेके एक पागल हाथी के सामने जा रहा है और लोग बस देख रहे हैं, जैसे कि किसी ने hypnotize कर रखा उन्हें देखने के लिए। The elephant looked at me red eye, ready to rush towards me. यहाँ पे red eye का मतलब है बेसिकली गुस्से में। तो एलिफेंट बहुत गुस्से में मुझे देखा उसने और मेरी तरफ भागते हुए रेडी, मतलब भागते हुए आने के लिए रेडी था। तो उसने अपनी ट्रंक उठाई और बहुत जोर से चिल्लाया और तब मैं उसकी तरफ गया। Mastering all my force, फैक्ट हिज थर्ड टोनल, मतलब मैंने अपना पूरे फोर्स को इकट्ठा करके एक जगह एकदम से इकट्ठा किया और उसकी अपनी पूरी ताकत से उसके थर्ड टोनल पे मारा वो स्टिक फटाक से, मतलब बहुत क्विकली। तो और जो हाथी था, बीस्ट यानी हाथी, से यहाँ पे जब टस्कर वर्ड यूज हुआ था तो भी हाथी के लिए था, जब बीस्ट वर्ड यूज हो रहा तो भी हाथी के लिए, एंड एलिफेंट तो है ही हाथी के लिए। तो एक सेकंड के लिए स्टन रहा और फिर थोड़ा सा शिवर किया। शिवर नहीं कहते जैसे हम कांपते हैं ठंड में, वैसे ही तो ऊपर से नीचे तक शिवर किया और गिर गया, हाथी गिर गया। ठीक है, तो ये बड़ा पैराग्राफ है, एक बार रीड करो, समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को पीछे जाके फिर से देखो एंड उसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। ओके। At this point, Ishwaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran was struck casually. 2 days later, it was led away by the Mahat to the jungle. इस पॉइंट पे ना ईश्वरन स्टोरी को ऐसे छोड़ देता था और उठ जाता था और बोलता था अच्छा मैं वापस आता हूँ, लाइट मतलब खाना गर्म करके आता हूँ, मतलब गैस डलाता हूँ, खाना गर्म करके आता हूँ। और महेंद्र जो पूरे अटेंशन के साथ, रैप्ट अटेंशन मतलब एकदम ही फुल अटेंशन के साथ स्टोरी सुन रहा होता था, वो ऐसे ही छूट जाता था उसको, क्योंकि जब आप पूरी स्टोरी, सस्पेंस की भी कोई भी स्टोरी अगर आप पूरा ध्यान से सुनते हो एंड अचानक से एकदम ही आपको ऐसे छोड़ दिया जाता है तो बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है। तो जब ईश्वरन वापस आता भी था तो वो आते एकदम से स्टोरी नहीं उठाता था, महेंद्र को रिमाइंड करवाना पड़ता था कि कंक्लूजन पेंडिंग है। तब ईश्वरन बोलते था, ईश्वरन ने बोला कि हाँ एक एनिमल का डॉक्टर आया उस एनिमल को रिवाइव करने में, तो वापस उठाने, और कैजुअली बोल देता था कि 2 दिन बाद उसको महात ने जंगल में छोड़ दिया। क्या बताते हैं कि वो पूरा सस्पेंस को एकदम ही पीक पे ले जाके स्टोरी को हैंगिंग छोड़ देता था, मतलब एवी छोड़ देता था। और महेंद्र जैसे हमारी तरह ही, हम इतने इंटरेस्टेड थे कि स्टोरी में क्या होगा, तो हमारी तरह ही महेंद्र भी एकदम ही फुल अटेंशन के साथ सुन रहा था और वो भी हैंगिंग छूट जाता था। तो ये ईश्वरन का स्टाइल था स्टोरी सुनाने का, तो उसने एंडिंग में भी उतना ही डेडिकेशन नहीं दिखाया, कैजुअली उसने बोल दिया कि जो एनिमल का डॉक्टर था, वेटरनरी डॉक्टर मतलब एनिमल का डॉक्टर, तो उसको बुलाया था, समन मतलब उसको बुलाया था, या ही वाज कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल को उठाने के लिए, और 2 दिन बाद मोहम्मद ने उसे जंगल में ले गया। ओके। Well, how did you manage to do it, Ishwaran? How did you bring down the beast? It has something to do with Japanese art, I think, sir. Karate or jujitsu, it is called. I read about it somewhere. It temporarily paralyzes the nervous system, you see. So, जब ईश्वरन से पूछा महेंद्र ने कि तुमने ये किया कैसे, तुमने उस हाथी को हराया कैसे, गिराया कैसे। तो ईश्वरन बोलता है कि आई गेस
दिस इज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट। मतलब इसका कोई जापानीज आर्ट से लेना देना है, शायद कराटे या जुजित्सु कहते हैं उसे। आई हैड रेड अबाउट इट समवेयर, मैंने कहीं तो पढ़ा था। इट टेम्पररीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, यू सी। सो बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है उससे, बेसिकली अगर ये करने से जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाता है। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. मतलब हर रोज ईश्वरन एक एक ना एक नई स्टोरी लाता था जिसमें एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस सब होता था। Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the intimate way in which it was told. मतलब कभी कभार स्टोरी अच्छी हो भी ना हो, महेंद्र को मजा हमेशा आता था। क्योंकि जिस तरह से ईश्वरन स्टोरी सुनाता था वो enjoyable होता था। ईश्वरन seemed to more than make up the absence of Mahendra's of a TV in Mahendra's living quarter. तो अब हमें जैसे पता है कि महेंद्र मूविंग बेसिस पे रहता है कि जहाँ उसकी पोस्ट हो जाएगी उसको वहां रहना पड़ता है। तो वो कहता है कि ईश्वरन उसके जो टीवी की कमी है वो आराम से पूरी कर देता था, कि महेंद्र को कभी लगता ही नहीं था वो टीवी मिस करे, क्योंकि ईश्वरन अपनी स्टोरी से इतना एंटरटेन करके रखता था महेंद्र को। ओके, तो इस पार्ट के लिए इतना ही, एंड जो लास्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।